घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये दुनियादारी है। आज बात एक सनसनीखेज रिपोर्ट की और उस रिपोर्ट पर आई सरकारी सफाई की। ऐसा क्या हुआ कि चीन पर नरसंहार के आरोप लग रहे हैं? क्यों चीन पूरी दुनिया को सफाई देता फिर रहा है? पूरा मामला विस्तार से जानते हैं। शिनजियांग चीन के उत्तर पश्चिम में है। 8 देशों की सीमाओं से सटा है ये प्रांत। दुनिया में उइगरों की सबसे बड़ी आबादी इसी इलाके में रहती है, लेकिन चीन में वो अल्पसंख्यक है। अधिकतर उइगर इस्लाम धर्म को मानते हैं। उनका इतिहास क्या है, वो कैसे चीन के नियंत्रण में आए? इस कहानी का सिरा सदियों पुराना है, जुड़ा है जो। उस वक्त उइगर कबीलाई जिंदगी जीते थे। उनकी जड़ें तुर्की में थी, लेकिन रिहाइश बदलती रहती थी। फिर उनके जीवन में ठहराव आया। उन्होंने मंगोलिया में बसेरा बसाया। वहां उन पर हमला हुआ। उइगर भागकर चीन के पश्चिम में आ गए। एक खाली इलाके पर तंबू लगा लिया, यानी कि बस्ती बसा ली। यह हिस्सा बाकी चीन से कटा रहता था। उस वक्त इसे शियू के नाम से जाना जाता था। 18वीं सदी में किंग वंश ने इस हिस्से को चीन में मिला लिया। नया नाम रखा शिनजियांग। इसका अर्थ होता है नई सीमा। जब चीन में क्यूमितांग और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सिविल वॉर चल रहा था, तब शिनजियांग ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। लेकिन 1949 में जब मात्सो तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई, तो शिनजियांग को वापस चीन में मिला लिया गया, जैसे तिब्बत को मिलाया गया। माओ की सांस्कृतिक क्रांति यहाँ के बाशिंदों के अस्तित्व पर भी खतरे की तलवार बनकर आई, जैसे तिब्बत में आई। यहाँ मस्जिदों के स्थान पर कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर बना दिए गए और धार्मिक किताबों को जला दिया गया। चीन के बहुसंख्यक हान समुदाय के लोगों को भी यहाँ सिलसिलेवार ढंग से लाकर बसाया गया, यानी विरोध की गुंजाइश खत्म कर दी गई। उइगरों के लिए डिटेंशन कैंप बनाए गए, जहाँ उनकी पहचान बदलने की कोशिश चल रही है। इन कैंपों में लाखों उइगर मुस्लिम बंद हैं। इनकी दर्दनाक कहानियां कभी कभार बाहर आती हैं। इंटरनेशनल मीडिया में तो लगातार रपटें छपती हैं। सताए हुए उइगरों के अनुभव साझा होते हैं, लेकिन चीन कहने में यकीन रखता है, सुनने में नहीं। उसके कानों को इन आलोचनाओं की हवा तक नहीं लगती। एक ऐसी ही रिपोर्ट आजकल बाहर आई है जो सुर्खियां बटोर रही है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक साजिश के तहत चीन में अल्पसंख्यक उइगरों की आबादी को कम किया जा रहा है, और इसके लिए सरकारी तंत्र साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने से परहेज नहीं कर रहा है। रिपोर्ट की कहानी क्या है? एक जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी कि नेतृत्व विज्ञान शास्त्री, मानव शास्त्री हैं, एंड्रियन जेंस, विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म मेमोरियल फाउंडेशन में सीनियर फेलो हैं। शिनजियांग और तिब्बत पर रिसर्च करते हैं। जुलाई के महीने में उन्होंने चीन के आधिकारिक दस्तावेजों का हवाला देकर कुछ सवाल उठाए। क्या था दस्तावेजों में? एक आंकड़ा था जिसके मुताबिक 2 साल के भीतर शिनजियांग में नसबंदी कराने वालों की संख्या 5 गुना बढ़ गई। 2016 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 50 से कम लोग नसबंदी कराते थे। 2018 में आंकड़ा 250 पहुंच गया। जेंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूनाइटेड नेशंस की परिभाषा के अनुसार ये जेनोसाइड का मामला है। हिंदी में इसका अर्थ नरसंहार शाब्दिक अर्थ हो गया, पर टर्म का विस्तार क्या है? किसी खास नस्ल को मिटाने की कोशिश। ये टर्म पहली बार 1944 में प्रचलन में आया। पोलैंड के वकील राफेल लेम्किन की किताब एक्सेस रूल इन ऑक्यूपाइड यूरोप में 1946 में यूनाइटेड नेशंस ने नरसंहार को अपराध माना, और इसके 2 साल बाद जेनोसाइड कन्वेंशन अस्तित्व में आया। यूनाइटेड नेशंस के जेनोसाइड कन्वेंशन में नरसंहार की परिभाषाएं गढ़ी गई। 5 पॉइंट नंबर 4 के अनुसार किसी समुदाय में नई पैदाइश रोकने के लिए थोपा गया कदम नरसंहार की श्रेणी में आता है। जेंस ने इसी परिभाषा के आधार पर आरोप लगाया कि चीन जबरदस्ती उइगर मुस्लिमों की आबादी घटाने की दिशा में काम कर रहा है और इसके लिए अमानवीय कदम उठा रहा है। सरकार का जवाब क्या आया इन आरोपों पर? इंडियन जेंस की ये रिपोर्ट जब CNN ने पब्लिश की, तो शिनजियांग सरकार ने 1 महीने बाद इस पर अपना जवाब दिया, 6 पन्नों के फैक्स के जरिए। शिनजियांग की सरकार ने नरसंहार के दावों पर आपत्ति जताई। कहा कि पिछले 8 वर्षों में उइगरों की आबादी में 14% की बढ़ोतरी हुई। ये बाकी समुदायों की जनसंख्या में हुई ग्रोथ की तुलना में ज़्यादा है। शिनजियांग सरकार ने अपने जवाब में और भी बातें कही, मसलन ये कि जेंस की रिपोर्ट का सच्चाई से वास्ता नहीं। चीन में उइगर और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार सुरक्षित हैं। शिनजियांग में जनदर में कमी आई है, लेकिन इसका कारण जबरन नसबंदी नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार की परिवार नियोजन की योजनाएं बेहतर ढंग से काम कर रही हैं। ये तो सरकारी जवाब था। सच्चाई क्या है? कुछ आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं।
पूरे चीन में नसबंदी की दर घट रही है, जबकि शिनजियांग में ये दर लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। इसी तरह इंट्रायूरेनल डिवाइस IUD इसके इस्तेमाल की दर चीन के बाकी हिस्से में कम हो रही है, लेकिन शिनजियांग में ये इंट्रायूरेटस जो डिवाइस है इसकी दर बढ़ती जा रही है। आप कहेंगे गलत क्या है, जागरूकता बढ़ रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन जानकार बताते हैं कि जन्म दर में ऐसा बदलाव आने के लिए कम से कम 1 दशक का वक्त लगता है। उइगर नसबंदी कराने और IUD के इस्तेमाल के खिलाफ होते हैं। ऐसे में फैमिली प्लानिंग और जागरूकता के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप ये भी मजबूत होते हैं कि चीन बलपूर्वक एक समुदाय की आबादी घटा रहा है। ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने 4 सितंबर को एक रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में एक उइगर महिला टीचर केल्बिनूर सिद्दीक ने शिनजियांग में चल रहे जबरन नसबंदी कार्यक्रम की बानगी बताई। सिद्दीक 2017 में 47 साल की थी। एक डिटेंशन कैंप में चीनी भाषा पढ़ा रही थी। उनसे IUD लगवाने के लिए कहा गया। प्रशासन की तरफ से उनके पास धमकी भरा संदेश आया। इसमें लिखा था कि अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अपनी जिंदगी के साथ नहीं खेलते, कोशिश भी मत करना। तुम्हें अपने परिवार के लोगों और सगे संबंधियों के बारे में भी सोचना होगा। इस संदेश में आगे लिखा था कि अगर तुम हमारा सहयोग करने से मना करोगी तो तुम्हें पुलिस स्टेशन में इलेक्ट्रिक चेयर पर यानी बिजली के नंगे तारों वाली कुर्सी पर बैठना होगा। साल 1979 में चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी। 1 से अधिक बच्चे पैदा करने पर सजा होती थी। उस वक्त भी उइगर मुस्लिमों को 3 बच्चे पैदा करने की छूट थी। जनवरी 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई। तब शहर में रहने वाले उइगरों को 2 और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उइगरों को 3 बच्चे पैदा करने की छूट दी गई। ये नियम है, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें ऐसी महिलाओं की भी नसबंदी कराई गई जिनका कोई बच्चा नहीं था। केल्बिनूर की केवल एक बेटी है, फिर भी उन्हें नसबंदी के लिए बुलाया गया। सरकारी मैसेज में साफ लिखा था कि 19 से 59 साल की महिलाओं को IUD लगवाना ही होगा। इस मैसेज का बच्चों की संख्या से कोई मतलब नहीं था। आदेश न मानने वालों को भारी जुर्माना झेलना पड़ता है। घरों में घुसकर धमकी, यौन शोषण और जुर्माना न दे पाने की स्थिति में डिटेंशन कैंप की कैद। एक सब्जी वाले को 3 बच्चे होने पर डिटेंशन कैंप भेजा गया और जुर्माना लगा लगभग 1,98,000 रुपए। उनकी पत्नी को यह रकम अदा करने के लिए 3 दिन की डेडलाइन मिली। फेल होने पर पति के साथ जेल की सजा। ये जुर्माना हान लोगों के लिए भी है, लेकिन डिटेंशन कैंप सिर्फ उइगर मुस्लिमों के लिए। चीन इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो उनको लगातार दबाने की कोशिश भी करता है। ज़्यादातर मामले दब जाते हैं, कुछ बाहर आते हैं, और जब बाहर आते हैं तो उनको निर्लज भाव से नकार देता है। मसलन सितंबर 2019 में एक वीडियो फुटेज सामने आया जिसमें कुछ पुलिस वाले उइगर मुस्लिमों की आंखों पर पट्टी बांधकर हाँक रहे थे। इन लोगों के हाथ पीछे की तरफ रस्सी से बांधे गए थे। कई ताकतवर देशों ने इस वीडियो को अमानवीय बताया था और उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कहा था। क्या है चीन का इरादा? उइगरों की इस्लामिक पहचान खत्म कर देना, रोजे पर पाबंदी, दाढ़ी बढ़ाने पर बैन, कुरान नहीं सीख सकते, मस्जिद नहीं जा सकते, बच्चों के इस्लामिक नाम नहीं रख सकते, धार्मिक तौर तरीके से शादी नहीं कर सकते। उन्हें वो सब करने के लिए मजबूर किया जाता है जो उनकी धार्मिक मान्यताओं से मेल नहीं खाता। 2013 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में उइगर मुस्लिमों की सांस्कृतिक पहचान दबाए जाने की बात कही थी। चीन आतंकवाद रोकने के नाम पर इन कदमों को सही ठहराता है। कहता है कि डिटेंशन कैंप में उइगर मुस्लिमों को नई शिक्षा दी जाती है, चीनी संस्कृति में ढालने की कोशिश होती है, लेकिन ये सत्य नहीं है। और दुनिया के साथ इस मसले पर भी चीन का टकराव होता रहता है। आंकड़ों को लेकर, बीमारियों को लेकर तो होता ही, हथियारों को लेकर, कब्जे को लेकर। इस मसले पर चीन और अमेरिका में एक दफा ठनी। कब? 15 सितंबर 2020 को ट्रंप प्रशासन ने शिनजियांग के कुछ हिस्सों में बनने वाले प्रोडक्ट्स की अमेरिका में एंट्री पर बैन लगाया। ये बिल्कुल आज का कनेक्शन है। सवाल हर बार हम पूछते हैं ना, और बताते भी हैं कि दुनियादारी में आज इस बात का जिक्र क्यों। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों ने कहा है कि वो मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाली सप्लाई कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगी, और इसलिए उइगर मुस्लिमों की स्थिति को लेकर नए सिरे से चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की भी हो सकती है कि क्या चीन को इस तरह के प्रतिबंधों से कोई फर्क पड़ता है। उपलब्ध जानकारियां कहती हैं कतई नहीं। उइगर मुस्लिमों के शोषण की दास्तान बढ़ती जा रही है। वो चीन ही क्या जो इंसानी अधिकारों की कद्र करे, उसे अपना क्रूर चेहरा कायम रखना है। यही है चीन की दुनियादारी। कभी तिब्बत में बौद्धों का उत्पीड़न, कभी शिनजियांग में उइगरों का उत्पीड़न। यह था दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी बोत्सवाना से। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में बसा देश बोत्सवाना। यहाँ लगभग 1,30,000 हाथी हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। बीते कुछ महीनों में 300 हाथियों की लाशें मिली हैं।
सरकार ने जांच करवाई। शुरुआती नतीजों से पता चला कि हाथियों की मौत साइनोबैक्टीरिया के चलते हुई। ये बैक्टीरिया पानी में पाया जाता है, लेकिन सरकार इस जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। आगे भी जांच होगी। याद रखिए, जीके का सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ हैं? बोत्सवाना में। दूसरी सुर्खी ताइवान से। चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने कहा कि चीन ताइवान को धमकाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीनी लड़ाकू विमानों ने पिछले कुछ दिनों में कम से कम 40 दफा ताइवान के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया। ये तल्खी अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेज की 3 दिवसीय ताइवान यात्रा के बाद ज्यादा बढ़ी। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे जल्द से जल्द बंद करने की मांग की थी। तीसरी सुर्खी माली से है। इस पश्चिमी अफ्रीकी देश को नया राष्ट्रपति मिल गया। पिछले महीने सेना ने इब्राहिम बुबाकर कीटा का तख्ता पलट किया था। कीटा को नेशनल टीवी पर इस्तीफा देना पड़ा था, हमने आपको दुनियादारी में बताया था। अब नई सरकार का ऐलान हुआ है। बाह एंड डाउ माली के नए राष्ट्रपति होंगे। वो रिटायर्ड कर्नल हैं, पिछली सरकार में रक्षा मंत्री थे। 2022 में यहाँ पर चुनाव होंगे, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। ये थी सुर्खियाँ। अब बारी तारीख की। हाँ, तारीख है 22 सितंबर और इसका संबंध है एक युद्ध के आगाज से। ये कहानी ईरान इराक युद्ध की है। 8 बरस लंबी लड़ाई, हासिल शून्य, लाशें अनगिनत। साल था 1980 का। दोनों देशों में पिछले बरस ही नया निज़ाम आया था। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्ला खुमैनी और इराक में सद्दाम हुसैन। तो लड़ाई शुरू कैसे हुई? वजह थी एक नहर, नाम शत अल अरब। ये नहर दोनों देशों के बीच बॉर्डर का काम करती है। इसी रास्ते से इराकी तेल के जहाज समंदर तक पहुंचते थे। ईरान की इस्लामिक क्रांति में सद्दाम को 2 खतरे दिखे। पहला, शत अल अरब के रास्ते पर ब्लॉकेज का खतरा, और दूसरा, ईरान की शिया क्रांति उसकी कुर्सी ना गिरा दे। शिया इराक में बहुसंख्यक थे और सद्दाम सुन्नी थे। इसी खतरे की आहट से बेचैन सद्दाम हुसैन ने ईरान के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की। आज से ठीक 40 बरस पहले सद्दाम को लगा कि वो 2 से 3 हफ्ते के भीतर जंग जीत लेंगे, लेकिन ये भारी भूल साबित हुई। शुरुआती झटकों के बावजूद ईरान ने हथियार डालने से मना कर दिया। खुमैनी के आदेश पर ईरान की समूची जनता ने हथियार उठा लिए। लड़ाई खींचती गई। दोनों तरफ से लाखों सैनिकों ने जान गंवाई। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन ये सिलसिला अगस्त 1988 में थमा, जब यूएन के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर दस्तखत हुए। 2 बरस बाद इसी लड़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए सद्दाम ने कुवैत पर हमला किया, और तब ईरान के साथ युद्ध में जो देश उसके सहयोगी थे, उन्होंने उसका सपना मटियामेट किया। ये था तारीख सेक्शन। आखिरी में विश्व कविता। आज सुनिए तुर्की के कवि नाजिम हिकमत की लिखी कविता हमारे गीत। हिंदी में इसका अनुवाद किया है अनिल जनवेजे ने। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। हमारे गीत निकल आए उपनगर की सड़कों पर। हमारे गीत खड़े हो जाएं हमारे घरों के सामने। टूट पड़े खिड़कियों पर, तोड़ दे कुंडे कुंडियां। थाम लें दर्द को, संभाले रहें जब तक कि द्वार छोड़ न दें रास्ता। समझ में न आने वाले हमारे गीत अकेलेपन में गाए हैं जो त्योहार वाले दिनों में, और शोक संध्या पर हमारे गीत उड़ेल दे मिट्टी के तेल के पीपे। हिदायतें दे दो अपने बड़े बड़े हाथों से। सनोबर के पेड़ों में गूंजती है हवा जैसे। गूंजनी चाहिए सारी आवाजें हमारे गीतों की एक ही आवाज में। हिरावल दस्तों में हो आगे आगे हमारे गीत, और गिरे वे शत्रु पर पहले पहल आक्रमण के समय। हमारे बहादुर गीतों के चेहरे हो जाने चाहिए लहूलुहान, हमारे चेहरों के लहूलुहान होने से पहले। हमारे गीत निकल आए उपनगरों की सड़कों पर। हमारे गीत बैठ नहीं सके घरों में। अकेले किसी हृदय में पर्दे लगे हैं जहां, और बंद हैं दरवाजे। हमारे गीत निकल आए बाहर हवाओं से मिलने। कसर रह गई हमारी कोशिशों में। कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है।
लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।